से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे जिसको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो है आपको रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लूइड करंट को याद दिलाएगा। यहाँ देखिए, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये अप्लाई कब हो। तो यहाँ देखिए, फॉर आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड कौन सा होता है बेटा? नॉन कंप्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। क्यों भाई? अगर नॉन विस्कस होगा, नॉन कंप्रेसिबल होगी तो उसमें फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, और लिक्विड अगर डेंसिटी नहीं चेंज होगी तो उसका नेचर नहीं बदलेगा। तो मैंने कहा फॉर आइडियल लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, flowing per second at any point remains constant, point remains same, ये रहेगा constant। मैं अगर इसको और सिंपल तरीके से लिखूं तो ये हमें और आसान से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी अगर आइडियल लिक्विड है तो उसके किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू सेम होती है। मतलब ये एक ट्यूब है जिसका एरिया अलग अलग, देखो यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे A1 है, इसका एरिया यहाँ पे A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इस पॉइंट का एरिया A2, इस पॉइंट का एरिया A1। यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी अगर V1 है, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। डेंसिटी यहाँ भी वही रहेगी, यहाँ भी वही रहेगी, क्योंकि लिक्विड क्या आइडियल है। तो आइडियल मतलब नॉन कंप्रेसिबल, अगर आपने इसको कंप्रेस नहीं किया तो उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू जो होती है वो हर जगह सेम होगी। इसका ये भी मतलब है। अगर मैं ये कहूँ, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ लिक्विड, आइडियल लिक्विड किसी भी पॉइंट पे सेम रहता है। इसका ये मतलब सीधी और सिंपल से। तो मैं एक एक करके बात करूं। मैंने पहले कहा मास पर सेकेंड, क्योंकि डेंसिटी सेम होगा तो वॉल्यूम पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है तो मास का हो या वॉल्यूम का एक ही बात है। तो यहाँ देखो, मास पर सेकेंड का मतलब क्या है? मास पर सेकेंड पर यूनिट टाइम का मतलब सेम का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा टी, इसकी वैल्यू सेम है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इनटू डिस्टेंस इनटू रो अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब होता है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को, ये जो लिखा है बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम v से लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा a इंटू वी इंटू रो, इसकी वैल्यू सेम होगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, रो1 a1 v1, रो1 a1 v1 इज इक्वल टू रो2 a2 v2। अब देखो, अभी आपने कहा डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, तो अगर डेंसिटी सेम है तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि अगर रो1 इज इक्वल टू रो2 है तो क्या हो जाएगा? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 की वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाए। ये रहा, ये सेम रहेगा। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, मतलब ये हो गया किसी भी पॉइंट पे a इंटू v की वैल्यू सेम। मतलब a इंटू v को ही लिखते हैं कैपिटल V, इसी को लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अपॉन टाइम टेकन, इसी को कहते हैं फ्लूइड करंट। फ्लूइड करंट A इंटू V की वैल्यू सेम। तो फ्लूइड करंट की वैल्यू आइडियल लिक्विड में हमेशा सेम होती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्यूब के तुम एरिया की वैल्यू को कम करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर लैब में हमने पीपेट देखा हो तो आप देखो उसमें क्या करते हैं, पीपेट से लिक्विड को सक करके छोड़ दो, जहां पे पतला होता है लिक्विड काफी तेजी से आता है, बीच में उसकी एरिया बढ़ जाती है, स्लो हो जाता है, और फिर नीचे तेजी से जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जहां पे एरिया कम होगी वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगी वहां वेलोसिटी कम होगा। और भी सिंपल एग्जांपल,
अगर हम एक घर में आ जाए, बड़ी सी टंकी 1000 लीटर की, उसके नीचे एक टैब लगा, देखना टैब से पानी खोलो, पानी काफी तेजी से बाहर आएगा और उसमें टैंक में काफी नीचे नीचे लोअर आएगा। क्यों? क्योंकि उस टैंक का एरिया ऑफ सेक्शन ज्यादा है, इसलिए वहां वेलोसिटी कम है। टैब का एरिया ऑफ सेक्शन कम है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है। हम टॉयलेट में जो जेट पाइप लगाते हैं, जो शावर लगाते हैं, वो भी तो यही काम करता है। शावर क्या करता है? उसके एरिया ऑफ सेक्शन काफी कम होते हैं, इसलिए वहां से लिक्विड फ्लो करते हैं बेटा तेजी से। तो शावर का काम करता है बेटा, जेट पाइप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम सारे चीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ही एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल में और भी इसका एप्लीकेशन बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन तो यह है जो समझना है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि V की वैल्यू तो सेम होगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो हम इस रिलेशन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो A1A इंटू वी की वैल्यू कैपिटल V, मतलब A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसको हम V से लिख सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पे हम कह सकते हैं V1 की वैल्यू जो होगा कैपिटल V अपॉन A1, V2 की वैल्यू कैपिटल V अपॉन A2। ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अगर सेम है तो इसको हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। यही तो समझा रहा है कि चूंकि रेट तो सेम है, तो अगर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड अगर सेम है, मतलब तुम्हारे टंकी में अगर पानी 200 लीटर है तो तू टैप से 200 लीटर ही निकाल पाएगी, 300 थोड़ी निकाल पाएगी। जब टंकी में पानी ही 200 भरा तो 300 कैसे निकलेगा रे? वो तो निकल नहीं सकता। तो वॉल्यूम पर सेकेंड तो सेम है, तो फिर क्या कर सकते हैं? उसके रेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कैसे बेटा? A1 के एरिया को कम कर दो, वेलोसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो पहला देखो एप्लीकेशन इसका जो है, उसके हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन यानी जब हम पैरेलल में बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। ये एक ट्यूब है और यहां से लिक्विड इंटर कर रही है, इसका कुछ एरिया दे रखा है, और यहां से दो हिस्से में, एक ट्यूब इधर गया और दूसरा ट्यूब इधर गया। ये दो ट्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहां पे। और क्वेश्चन यही होता है कि यहां पे अगर इसका एरिया दे रखा है A1, इसकी वेलोसिटी V1 है, यहां पे इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी V2 है। तो अगर यहां पे एरिया A3 है तो इसका V3 की वैल्यू कितना होगा? V3 अगर हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। या उल्टा इधर दे रखा था, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? तो अब देखो समझो क्या है। जो भी यहां से V आएगी ना, हम कहेंगे जो टोटल रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू है वही V2 प्लस V3 के इक्वल है। भाई जो इन दोनों ट्यूब में लिक्विड वही पास करेगी जो हम लिक्विड वहां से डिलीवर करेंगे, जो हमारे पास लिक्विड आ रही होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड जो इंटर किया वही बाहर निकलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम जंक्शन लॉ की बात करते थे, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। यही था कंडीशन। मैंने कहा था कि चॉक्स लॉ क्या कहता है? अगर I1 आ रहा है तो I2 और I3 जाएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है। अगर ये V1 आ रहा है तो V2 V3 जा रहा है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे और फिर हम इसको आगे लिख देंगे A1 V1 इज इक्वल टू, ये स्पीड है बेटा, ये रेट ऑफ फ्लो था, ये हो जाएगा A2 V2 प्लस क्या हो जाएगा A3 V3। ये आपका आंसर। और इसको यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है बेटा? यहां देखो एप्लीकेशन 2। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक ट्यूब से, जैसे जो आपने शावर बनाया बेटा, शावर कैसे बनता है? ये होता है बेटा, एक ट्यूब से पानी आती है बेटा और वहां पे बड़े छोटे 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 होल्स होते हैं, ऐसे एन होल्स बने होते हैं। इन सब का एरिया हो सकता है सेम, आइडेंटिकल हो, ठीक है ना? इसका एरिया अलग है और इससे एक ट्यूब की वेलोसिटी जो बेटा वैल्यू अलग आ रही है। ये ना, इसका एरिया A1, इसकी वेलोसिटी। अब इन सब का जो एरिया है, चूंकि n आइडेंटिकल है तो इसका एरिया A2 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो इससे बाहर निकल रही है वो V2। सब आइडेंटिकल है और ऐसे n होल है हमारे पास, n होल। तो कोई बात नहीं भाई, वहां भी यही काम कर लेंगे। हम कह देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, चूंकि V की वैल्यू क्या है? सेम। तो हम लिखेंगे A1 इंटू V1 फॉर n टाइम्स ऑफ, यहां लिख देंगे A2 इंटू V2। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि उस टोटल नंबर ऑफ होल जो गिवन है उससे हम उसका एरिया दे रखा है तो उससे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना फ्लो। ये आप काम कर सकते हो, कहीं पे भी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसीलिए भी जरूरी है, इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो सडनली एग्जिस्ट करते हैं।
परसों जो एक बच्चा डाउट पूछा था उसमें भी यही कहानी था, आइसोथर्मल प्रोसेस से प्रेशर निकालना था। अब आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए इफेक्टिव है कि P1 V1 की वैल्यू क्या होती है, सेम, वैसे आप A1 V1 है। तो ये दोनों बातें मैं बेटे देखो, मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूँ, जितना सिंपल A इंटू वी दिख रहा होता है P इंटू वी, बट इस्तेमाल करना होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके वो होता है खतरनाक क्वेश्चन में, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, प्रेशर जहां पे चेंज होगा वॉल्यूम खुद अपने आप ही अपने एक्शन में आ जाएगा। वैसे ही किसी भी डायनेमिक्स के अंदर इसको वैसे रिलेट कर बेटा कि जहां भी एरिया चेंज होगा वेलोसिटी खुद ब खुद चेंज जाएगा, क्योंकि लिक्विड आ गया। तो मैं चाहता हूं इस A इंटू वी को हम P इंटू वी से समझे। जैसे P इंटू वी को एनर्जी कहते हैं, वैसे A इंटू वी को भी क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग परसेंट। तो ये वैसे इस्तेमाल हुए, कहीं भी अगर कोई लिक्विड है कहीं फ्लो हो रहा है तो अंडरस्टूड है A इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो इसको ऐसे हैबिट पे डालना है ताकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर पाए, ठीक है ना। और इसके बड़े आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं, मैं जब आपको असाइनमेंट दूंगा अभी मैसेज करूंगा तो उसमें आप देखोगे वाकई बड़े आसान आसान से क्वेश्चन, बट ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कैसे काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे, ठीक है ना, वो चाहे होल्स के फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म। चलो नोट कर लो इसको कि फ्लूइड में एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर एनर्जी किस किस तरीके का होगा। तो हमारे पास पहले से है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फ्लूइड जानते हैं एडवांस क्यों है, क्योंकि फ्लूइड में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पे मास के ऊपर बात नहीं कर सकते, यहाँ डेंसिटी मैटर करती है। अब वो डेंसिटी का चक्कर ऐसा है कि दोनों आ जाएगा, मास भी वॉल्यूम, ठीक है ना, इसलिए इसको ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए आप कह रहे हैं ये मुश्किल भी है, हम जहां चाहे वहां इसको हर चीज को हम लिक्विड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिक्विड का नाम रखते हैं उसकी सोच अलग हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको हमें अलग से समझना है। हम पहले जो मैकेनिक्स का पार्ट में बहुत आसान था कि हमने बोला 100 न्यूटन फोर्स, पता था कुछ m/a कुछ किक किया होगा, पर इधर बहुत बड़ा पंगा है बेटा। तो ने कहा ना 10 पास्कल, अब वो 10 पास्कल के लिए मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मरकरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर, सबके हाइट अलग अलग, सब जगह गड़बड़ गया, ठीक है। इसलिए इधर थोड़ा ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ लिक्विड। एनर्जी ऑफ लिक्विड में हमारे पास 3 तरह की एनर्जी की हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला होता है जो हमने पहले से सीखा, जो हाइट की वजह से, तो उसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने शुरू से इसके बारे में जाना कि U की वैल्यू जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होता है। अब इधर भी दिक्कत है, इधर दिक्कत यह है कि हम ऐसे समझें इसको कि यहां पे परेशानी है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट मास की बात कर सकते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mgh को डिवाइड कर दो v से, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी रो g इंटू h। और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, इसको लिखते हैं mgh अपॉन am, इससे कैंसिल होगा, इसको सिर्फ gh लिखिए। अब ये g और h का भी अलग अलग पंगा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को एक नया नाम भी देते हैं हम लोग, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड जरा ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे सर पे, मान लो मैंने मिश्रा जी को रखा यहां पे और मैंने कहा देख मैं तेरे पे एक मास जो है ना 2 kg 10 kg 5 kg का मास मैं तेरे सर पे 10 फीट से छोड़ने वाला, अब वो टेंशन में आ गया, अरे बेटा तुझे क्या पता कि वो 10 फीट में कहां से छोड़ने वाला, अर्थ से या मून से या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहां पे जी की वैल्यू ही नहीं, तू खामोखा टेंशन में आ गया। ये तुम्हारी गलती है ना कि तूने सोचा कि ओहो सर अगर अर्थ पे छोड़ेंगे तो क्या, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा मैं तेरे सर पे 100 मीटर या 10 मीटर या 50 मीटर से मैं या 100 मीटर से तेरे सर के ऊपर मैं शून्य को छोड़ने वाला हूं। अब तू टेंशन में आ गया, क्या रे सर ये तो कमाल हो गया, मैं तो पिचक जाऊंगा। अरे बेवकूफ ये तो नॉनसेंस बातें कर सकते, पिचक जाएगा। तो ये तूने मुझसे पूछा कहां पे, मैंने बनारस की तो बात नहीं की,
मैं कहीं इंटरप्लानेटरी स्पेस में हूं जहां जी की वैल्यू 0 है, अब मैं कुछ भी छोड़ू तुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे सर पे हाथ ही छोड़ू तो तुझे डरने की जरूरत। ये क्या समझाता है? तो ये समझाता है कि जब हम किसी एनर्जी पर मास की बात करेंगे तो हम शांत नहीं बैठ जाएंगे, हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी जी का हम वहां पे कितनी, क्योंकि वो जी पे अब सारा खेल डिपेंड करता है, जहां पे जी जैसा होगा वैसे बात। तो इसको हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे अब आज के बाद फ्लूइड सीखने के बाद कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे पता विच इज एसोसिएटेड विद द हाइट ऑफ ए बॉडी। ये 9th क्लास का डेफिनेशन था कि एनर्जी प्रोसेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और हमने वहां पे एमजीएच की बात की क्योंकि हमें नहीं पता था कि मून पे भी कोई जी का चक्कर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अब तो हम ग्रेविटेशन पढ़ करके फ्लूइड पढ़ रहे हैं भाई, और इसमें बड़ी सारी बातें होगी। अब ये बात नहीं होगी, अब हम ये कहेंगे कि किसी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल हेड है, मतलब एनर्जी प्रोसेसेस इन ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ जी एंड एच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये इसका मतलब, ठीक है, इसको ऐसे समझ। दूसरी कंडीशन, अगला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कैसे समझेंगे? काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया जो हमें पहले से मालूम था, उसकी वैल्यू हम कहेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहां पे जो बात होगी वो हो जाएगा दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिखते हैं हम हाफ एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी, इसको लिखेंगे 1/2 रो इंटू वी का स्क्वायर। मतलब आप यहां पे ये बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हर बॉडी की, जैसे देखो ना डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी हो गया। अब तुम एक कंटेनर में मरकरी लेकर के जा रहे हो और एक कंटेनर में वाटर लेकर के जा रहे हो, क्या दोनों को कैरी करना आसान है? एक ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो इसको, एक कंटेनर मरकरी है डेंसिटी 13.6, एक कंटेनर में वाटर है और एक कंटेनर में हवा है। अब तीनों कंडीशन में अगर मैं वो कंटेनर जिसमें मरकरी है मैं आपको बिना बताए पकड़ा दूं कि ये वाला लेकर के जा, आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वहां पे उसके हम वॉल्यूम को देख करके जज नहीं कर सकते, उसके अंदर बॉडी क्या उसकी बात करनी पड़ेगी। तो जिस मरकरी की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, ये यहां पे मतलब है। और फिर हम इसी को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इसको लिखेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम कहते हैं, इसका एक और नाम यहां पे लिखेंगे, इसका नाम होगा वेलोसिटी हेड। ये रहा काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं यहां पे कि एनर्जी प्रोसेसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल में जी और एच की बात करनी पड़ेगी। तो ये इसका मतलब है कि हम एनर्जी को जब भी फ्लूइड में लिखेंगे पर यूनिट मास की बात करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि लिक्विड की नेचर उसके डेंसिटी से डिसाइड है। डेंसिटी में है मतलब मास और वॉल्यूम दोनों की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखो फिर हम आगे बढ़ते, इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। यहाँ प्रेशर एनर्जी अलग से क्यों पढ़ना है बेटा? क्योंकि यहां देखो, आपने देखा होगा जब हम किसी कंटेनर में, मैं ये दिखा रहा हूं बेटा जिससे हम प्रेशर की बात करें कि आखिर प्रेशर कैसे काम कर सकता है। प्रेशर एनर्जी, इसको हम कैसे समझें? एक लिक्विड के अंदर सपोज करो हमने यहाँ पे एक पाइप है छोटा सा जिससे लिक्विड बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सपोज कर बेटा कि आपका नलका जो अचानक घर का नलका खराब हो गया और गलती से उसको ठीक करने के चक्कर में नलका आपके हाथ में आ गया। अब नलका दूसरा मंगाना पड़ेगा ना मोनिका, तो मोनिका क्या करती है बेटा, एक छोटा सा कपड़ा लेती है और उसको घुमा के गोल करके उस नलके में ठूस देती है, पुश करके अंदर तक, और फिर सोचती कि चलो थैंक गॉड अब मैं जा रही हूँ मार्केट में नलका लाने के लिए। लेकिन जैसे वो ये सोचती है ना और मुड़ती है, तब तक वो नलका वापस उस कपड़े को बाहर पुश करता है बेटा, फिर पानी गिरना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये कहां से आया बेटा? उसको हमने तो कुछ नहीं किया, ये उसका प्रेशर है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा हाइट होगी कंटेनर की उतना ही ज्यादा तेजी से पुश करेगा। यानी कि एक कॉर्क अगर हमने इसका, अगर मान लो इस पाइप का एरिया अगर या इस ट्यूब का अगर हमें एरिया पता हो और अगर यहाँ पे हमने कोई कॉर्क को रखा
तो ये इसको पुश कर सकता है और इसको पुश करके यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि इसके डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स से लिख सकते हैं, इतना डिस्टेंस मूव कर सकता है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे प्रेशर है। तो वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को लिखते हैं प्रेशर जो यहाँ पे P अप्लाई हो रहा है, P इंटू ए इंटू साथ में dx, प्रेशर इंटू एरिया, और ये हो जाएगा dx। और इसको हम लिखते हैं बेटा डेल्टा W की वैल्यू को हम कहेंगे P A इंटू dx, और A एरिया इंटू थिकनेस को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये लिख सकते हैं इसको, ये फ्लूइड के अंदर यहां से। और फिर यहीं से बात हो सकती है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू, ये रहा। अब यहां पे इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है बेटा कि वर्क डन जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, इससे हम दो बातें समझेंगे। पहला, प्रेशर एनर्जी की वैल्यू हमें पता चल गया कि वर्क डन बाय प्रेशर टू डिस्प्लेस द बॉडी। प्रेशर एनर्जी इसको हम लिखते हैं बेटा P इंटू वी के। और अगर हमें निकालना हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैं लिखूंगा PV अपॉन V, ये इससे कैंसिल, इसको लिखते हैं P के पर। इसीलिए कई जगह एनर्जी डेंसिटी को हम प्रेशर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। और तीसरी जो बात होती है वो होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जिसको मैं लिखूंगा PV अपॉन M से, और मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी से लिखते हैं, यानी कि P अपॉन M। अब बड़े ध्यान से इसको समझो मैं क्या कह रहा हूं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना उसको रोकना आसान होगा। मतलब वहां पे पानी है तो ज्यादा तुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा कपड़े ठूसने में, लेकिन अगर वहां मरकरी लीक कर रहा है तो उसको रोकना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें प्रेशर हेड कहते हैं इसको बेटा। प्रेशर हेड मतलब वो तुम्हें धक्का भी कम मारता है, इसी को इसलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम प्रेशर हेड। तो हमने कहा बेटा फ्लूइड में तीन तरह का हेड मतलब कॉज, प्रेशर हेड तीन तरह की बात होती है। पहला ग्रेविटेशनल हेड जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा था वेलोसिटी हेड जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा है प्रेशर हेड जो प्रेशर एनर्जी पर P अपॉन रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास को। और तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, खास करके पोटेंशियल एनर्जी का और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ये कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट 100 पे रखे हैं और दूसरे को 200 पे रखे हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि जिसका 200 पे है वो ज्यादा काम करेगा। आप इंतजार तो करो, जी के बारे में सोचो तो सही। क्या पता वो 200 मीटर हाइट मून पे रखा गया हो और एक अर्थ पे रखा हो, तो अर्थ वाला ज्यादा काम करेगा, यानी कि जी इंटू एच डिसाइड करेगा किसकी एबिलिटी ज्यादा हो। बिल्कुल वैसे ही अगर हम किसी लिक्विड की प्रेशर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो किसी कंटेनर में अगर वाटर है और वहां से अगर लीक है तो उसको रोकना ज्यादा मुश्किल है, एज कंपेयर टू ऑयल है और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे कम है। लेकिन अगर मरकरी है तो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये इसका मतलब, इसको हम ऐसे समझो, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। चलिए 10 मिनट के बाद वीडियो फिर डिस्कनेक्ट होगा, वापस आना है, घबराने की जरूरत है। लिखो इसको फिर हम लोग आगे बात करें।